गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री पेपर 2 के एरीन और एरोमेटिसिटी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ये एरीन और एरोमेटिसिटी का पार्ट 1 है। इस पार्ट 1 में हम लोग पढ़ेंगे कि एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, बेंजीन की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, किस तरह से बेंजीन का डिस्कवरी हुई, एरीन्स किसे कहते हैं, बेंजीन की संरचना को हम लोग पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिटर्मिनेशन मेथड और केकुलेज के जो प्रेडिक्शंस आए, केकुले ने जो स्ट्रक्चर सजेस्ट किया था, साथ ही केकुले की जो कमियां रह गई थी उनको भी हम डिस्कस करेंगे। रेजोनेंस एनर्जी को हम कैलकुलेट करेंगे बेंजीन के लिए बेस्ड ऑन हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हकल्स एरोमेटिसिटी रूल पढ़ेंगे, जिसके बेस पर हम एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड को क्लासिफाई करेंगे। और लास्ट में हम लोग नोमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बैकग्राउंड ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए बात करते हैं। इससे पहले भी एरोमेटिक कंपाउंड्स जो वो कंपाउंड्स होते हैं जिनकी अपनी एक बहुत अच्छी सुगंध वाले कंपाउंड होते हैं और जो प्लांट से हमको प्राप्त होते हैं। सबसे पहले माइकल फैराडे ने 1825 में एक इल्यूमिनेटिंग गैस जो कि हम लाइट गैस में यूज करते हैं, उस गैस से एक कंपाउंड को आइसोलेट किया जिसका कि बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री था और जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो था वो CH को एम्पिरिकल फॉर्मूला जो था वो CH था। फैराडे ने इस कंपाउंड को जो नाम दिया उसे बाइकार्बोरेट ऑफ हाइड्रोजन कहा। इसी तरह के एक्सपेरिमेंट में 1834 में इल्हार्ड मिसरलिच ने एक कंपाउंड को सिंथेसाइज किया जिसको कि उसने बेंजोइन के गम बेंजोइन से जो बेंजोइक एसिड मिला था उससे उसने सिंथेसाइज किया, जिसका कि एम्पिरिकल फॉर्मूला भी CH ही आया। वेपर डेंसिटी मेजरमेंट जो वाष्प घनत्व से जो हम कैलकुलेशन करते हैं और मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन जो टेक्निक्स होती हैं उसके आधार पर ये देखा गया कि इसका जो मॉलिक्यूलर वेट था वो 78 था और जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो आया उससे वो था C6H6। क्योंकि ये जो कंपाउंड था इसको गम बेंजोइन से आइसोलेट किया गया था, इसलिए इल्हार्ड मिसरलिच ने इसको जो नाम दिया वो बेंजीन नाम दिया। बाद में इसे हमने बेंजीन के नाम से जाना। बेंजीन की ही तरह के अन्य कई कंपाउंड थे जिनको कि बेंजीन जिस प्लांट से जिस नेचुरल रिसोर्स से बेंजीन को आइसोलेट किया गया था उसी तरह के नेचुरल रिसोर्स से अन्य कंपाउंड को भी आइसोलेट किया गया, जिनकी की जो स्मेल थी, जो गंध थी, वो बहुत स्वीट स्मेलिंग थी। बहुत अच्छी सुगंध वाले जो कंपाउंड को आइसोलेट किया। अच्छी और स्वीट स्मेल वाले कंपाउंड्स को हम एरोमा कहा गया। एरोमा का मतलब होता है कि मीठी गंध वाले। क्योंकि इन सबका जो ओरिजिन था वो एक ही तरह के सुगंधित प्लांट एक्सट्रैक्ट जो हमें मिलता है, एक ही तरह के प्लांट्स से था, तो इसलिए हमने इन कंपाउंड्स को एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहा। इन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को भी, एरोमेटिक कंपाउंड्स को भी हमने दो तरह से क्लासिफाई किया। एक तो एरोमेटिक कंपाउंड वो है जिनमें कि एटलीस्ट एक बेंजीन रिंग होती है जिसे कि हम बेंजीनोइड के नाम से जानते हैं। कुछ क्लास ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड ऐसे भी होती है जिनमें बेंजीन रिंग का होना जरूरी नहीं होता है, फिर भी वो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। उन कंपाउंड्स को हम नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड्स कहेंगे। एरीन पर देखते हैं, एरीन क्या होते हैं। एरीन्स ये बेंजीन के एल्काइल, एल्केनिल और एल्काइनिल डेरिवेटिव्स होते हैं। अगर बेंजीन रिंग पर कोई एल्काइल ग्रुप जुड़ा हो, बेंजीन पर कोई एल्केनिल ग्रुप जुड़ा हो, एल्काइल ग्रुप हो गया या फिर एल्केनिल हो गया, CH डबल बॉन्ड CH2 हो गया या फिर C ट्रिपल बॉन्ड CH हो गया, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम एरीन्स के नाम से जानते हैं। जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है, ये एल्केनिल बेंजीन है और ये एल्काइनिल बेंजीन है। संरचना की बात करते हैं। जैसा कि इससे पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन जो टेक्निक्स होती है उसके आधार पर और उसके अतिरिक्त जो एलिमेंटल एनालिसिस होते हैं, जो एनालिटिकल स्टडीज होती हैं, विश्लेषणात्मक अध्ययन जो होता है, उसके आधार पर बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था वो C6H6 पाया गया। बेंजीन
एल्कीन और एल्काइन की तरह ही अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। अगर ये अनसैचुरेटेड है, इसमें डबल बॉन्ड या बेंजीन और एल्काइन और एल्काइन की तरह इसमें डबल बॉन्ड या पाई बॉन्ड सिस्टम होता है, तो इस बेंजीन को भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड की तरह एडिशन रिएक्शन को परफॉर्म करना चाहिए, यानी कि एडिशन रिएक्शन देनी चाहिए, जैसे कि एडिशन रिएक्शन हमने एल्कीन या एल्काइन के केस में पढ़ी थी। जब एक एल्कीन को, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है, ये साइक्लोहेक्सीन है, साइक्लोहेक्सीन में Br2 की जो हम रिएक्शन कराते हैं CCl4 में, तो यहाँ पर डाइब्रोमो कंपाउंड 1,2-डाइब्रोमो साइक्लोहेक्सीन प्राप्त होता है। लेकिन जैसे बेंजीन को भी, अगर बेंजीन में डबल बॉन्ड सिस्टम है, तो इसको भी एडिशन रिएक्शन योग अभिक्रिया देना चाहिए। इसी प्रकार से अगर हमने बेंजीन को Br2 CCl4 के साथ रिएक्शन कराई, तो इसने उसमें कोई रिएक्शन नहीं दी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पाई बॉन्डेड सिस्टम है, ये नॉर्मल एल्कीन की तरह रिएक्टिव सिस्टम नहीं है। सिमिलरली बेंजीन ने Br2 ब्रोमीन के साथ CCl4 में योग अभिक्रिया नहीं थी, लेकिन जैसे हमने उस रिएक्शन मिक्सचर में, यानी कि बेंजीन के साथ Br2 और CCl4 के रिएक्शन मिक्सचर में हमने आयरन थर्ड यानी कि फेरिक कोई सॉल्ट डाला, जैसे कि फेरिक क्लोराइड, फेरिक ब्रोमाइड, इस तरह से कोई सॉल्ट इसमें ऐड किया, तो इसने रिएक्शन तो दिया, लेकिन रिएक्शन देने के साथ साथ एडिशन रिएक्शन न देके इसने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिया कि अभी तक जो हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6 था, अब यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल के गया और उसकी जगह Br2 आ गया, यानी कि इसको हम सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। इसने प्रतिस्थापन अभिक्रिया को दिया। एल्कीन के लिए हम लोग जानते हैं कि एल्कीन जो होती हैं वो डबल बॉन्ड सिस्टम पोटेशियम परमैंगनेट के जो सॉल्यूशन होता है, जो वॉयलेट कलर का, बैगनी कलर का सॉल्यूशन होता है, उसको डिकलराइज कर देता है, जैसा कि यहाँ पर दिखा है। साइक्लोहेक्सीन को KMnO4 के साथ जब हमने ट्रीट किया, तो इसने KMnO4 को भी डिकलराइज कर दिया और करस्पॉन्डिंग डायोल साइक्लोहेक्सीन 1,2 डायोल को बनाया। लेकिन जैसे हमने यही अभिक्रिया बेंजीन के साथ कराई, तो बेंजीन ने इसमें कोई रिएक्शन नहीं दी। ये भी एक एविडेंस है कि बेंजीन का जो डबल बॉन्ड है वो नॉर्मल एल्कीन और एल्काइन के डबल बॉन्ड की तरह रिएक्टिव नहीं है, एडिशन अभिक्रियाएं नहीं देता है। बेंजीन को लेकर ही केकुले ने भी अपने स्ट्रक्चर को दिया था कि बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा होगा। उसने कहा था कि भाई बेंजीन का जो फॉर्मूला है वो C6H6 है। सारे हाइड्रोजन जो बेंजीन के हैं वो एक जैसे हैं, एक समान है, इक्विवेलेंट। जो 6 कार्बन एटम बेंजीन के हैं वो एक चक्रीय क्रम में, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बेंजीन के पास जो कार्बन होते हैं, हर एक कार्बन 4 तरह के बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, जिसमें कि 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं और एक पाई बॉन्ड होता है। इस प्रकार यह एक अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड सिस्टम, आप देख रहे हैं कि ये सिंगल है, फिर डबल है, फिर सिंगल है, फिर डबल, सिंगल। जब इस तरह से डबल सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पर आते हैं, तो ये अल्टरनेट सिस्टम हमारे पास हुआ। तो केकुले ने कहा था कि ये अल्टरनेट सिस्टम को प्रोड्यूस कर रहा है। केकुले ने के जो स्ट्रक्चर था उसने काफी कुछ हमको इन्फॉर्मेशन बेंजीन के बारे में दी, लेकिन इस स्ट्रक्चर की, इस बेंजीन की थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस भी थे। वो लिमिटेशन ये थे कि जैसे पीछे से पहली स्लाइड में हमने देखा था कि बेंजीन एडिशन रिएक्शन नहीं देता है, या फिर बेंजीन जो KMnO4 का सॉल्यूशन होता है उसको डिकलराइज नहीं करता है। तो केकुले इन के रीजन को, इस तरह के रीजन को नहीं बता पाया था कि ऐसा क्यों होता है। इसको देखने के लिए हमने जो फर्दर एक्सपेरिमेंट हुए, उन एक्सपेरिमेंट में क्वांटिटेटिव यानी कि गणनात्मक अध्ययन किया गया, जिसके कि रेजोनेंस एनर्जी स्टडी भी कहते हैं। हमने इस अध्ययन में हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है कि जब 1 मोल ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड को जब हम 1 मोल ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड को हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो जो अपचयन की अभिक्रिया होती है, उस अपचयन की अभिक्रिया में एनर्जी या हीट रिलीज होती है, जो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, और उसी हीट को हम कहते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, साइक्लोहेक्सीन, इसमें एक डबल बॉन्ड है। इस डबल बॉन्ड को हमने हाइड्रोजन गैस के साथ अभिक्रिया करा के साइक्लोहेक्सीन में कन्वर्ट किया, तो इसमें 120 किलो जूल की जो एनर्जी, किलो जूल पर मोल की जो एनर्जी है वो रिलीज होती है।
सिमिलरली अगर हमारे पास 2 डबल बॉन्ड होंगे जैसा यहाँ पर दिख रहा है, तो ये जो एनर्जी की अमाउंट होनी चाहिए ये डबल होनी चाहिए, जैसा कि इसके केस में दिख रहा है यहाँ पर -240 किलो जूल पर मोल की एनर्जी हमें मिल रही है। इसी तरह से जैसा कि ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर में जो डबल बॉन्ड है वो कॉन्जुगेटेड, यानी कि एक संयुग्मी डबल बॉन्ड यहाँ पर नहीं है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम नहीं है। लेकिन जैसे ही हमने 1,3-ब्यूटाडाइन को देखा तो 1,3-ब्यूटाडाइन एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम की एनर्जी भी थ्योरेटिकली इसी डाइन के बराबर होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसकी एनर्जी जो हमको मिली वो -232 किलो जूल पर मोल की एनर्जी मिली। इसका रीजन जो समझ में आता है कि जो अंतर इन दोनों में दिख रहा है वो अंतर यही है कि ये सिस्टम नॉन कॉन्जुगेटेड है, ये सिस्टम कॉन्जुगेटेड है। इसका मीनिंग ये हुआ कि कॉन्जुगेशन जो है वो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में इफेक्ट डाल रहा है। सिमिलरली अब हमने अगर तीसरा डबल बॉन्ड यहाँ लगाते हैं तो तीसरे डबल बॉन्ड को लगाने से ये जो स्ट्रक्चर बनेगा इसको हम 1,3,5 साइक्लोहेक्साट्राइन या बेंजीन के नाम से भी जानते हैं। इसकी जो एनर्जी होनी चाहिए थी 3 डबल बॉन्ड को रिड्यूस करने की जो एनर्जी वो 360 किलो जूल पर मोल की होनी चाहिए थी, लेकिन इसको जब गणना की गई, इसका जब स्टडी किया गया तो ये जो एनर्जी मिली ये -208 किलो जूल पर मोल की मिली। इट मीन्स यहाँ पर जो एनर्जी डिफरेंस मिला वो 151 किलो जूल पर मोल का एनर्जी डिफरेंस मिला, जबकि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि स्मॉल जो गैप है ये 8 किलो जूल पर मोल की एनर्जी का गैप है। तो यहाँ से समझ सकते हैं कि जैसे ही हमने नॉन कॉन्जुगेटेड से कॉन्जुगेटेड सिस्टम में आए, मीन्स की रेजोनेंस को हमने यहाँ पर बढ़ाया, तो रेजोनेंस ने हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की एनर्जी को घटा दिया। उस रेजोनेंस को और हमने बढ़ाया तो यहाँ पर बहुत ज्यादा एनर्जी ड्रॉप देखने को मिला। इस एनर्जी को रेजोनेंस एनर्जी कहा गया। अब रेजोनेंस की एनर्जी अगर हम देखते हैं तो अगर कॉन्जुगेटेड सिस्टम इस तरह से था डाइन 1,3-ब्यूटाडाइन के केस में, तो यहाँ पर जो एनर्जी डिफरेंस मिला 8 किलो जूल पर मोल का 1,3,5 हेक्साट्राइन में भी इसी के करस्पॉन्ड, इसके डबल या इसके, तब इस प्रकार यदि हम रेजोनेंस को ही देखते हैं तो जो 8 किलो जूल पर मोल की एनर्जी यहाँ पर रिलीज हो रही है 1,3-ब्यूटाडाइन के केस में, इसी प्रकार 1,3,5 हेक्साट्राइन में भी इसी के इक्विवेलेंट एनर्जी रिलीज होनी चाहिए थी। लेकिन जो ये एक 152 किलो जूल पर मोल की एनर्जी का जो एक बहुत ह्यूज गैप हमको देखने को मिल रहा है, यह गैप केवल रेजोनेंस इफेक्ट से ही एक्सप्लेन किया जाना या डिस्कस किया जाना संभव नहीं है। इसका मीनिंग ये हुआ कि इस 1,3,5 साइक्लोहेक्साट्राइन जिसे कि हम बेंजीन कहते हैं, इसमें कुछ और फैक्टर्स भी हैं जो इसकी एनर्जी को रिड्यूस कर रहे हैं और इसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं। जब इसका स्ट्रक्चरल अध्ययन किया गया, जैसे केकुले ने कहा था कि भी इसमें अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड होने चाहिए। यदि अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड होने चाहिए तो जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ है इसको 1.54 एंगस्ट्रम होना चाहिए और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ को 1.34 एंगस्ट्रम होना चाहिए। लेकिन जब इसके स्ट्रक्चर को डिटरमाइन किया गया और इसकी बॉन्ड लेंथ को कैलकुलेट किया गया तो यहाँ पर जो सारी बॉन्ड लेंथ थी कार्बन कार्बन बॉन्ड की वो एक जैसी आई और उनका मान था 1.39 एंगस्ट्रम और जो बॉन्ड एंगल थे सब वो 120 डिग्री के आए। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो था 1.09 एंगस्ट्रम का आया। इसका मीनिंग ये समझ में आता है कि यहाँ पर न तो कोई भी बॉन्ड प्रॉपरली सिंगल बॉन्ड है और न कोई भी बॉन्ड प्रॉपरली डबल बॉन्ड है। इस प्रकार जब इसकी बॉन्ड लेंथ मेजर किया गया तो सारी बॉन्ड लेंथ सिंगल और डबल बॉन्ड के इंटरमीडिएट है। आप देख सकते हैं कि 1.54 प्लस 1.34 जब डिवाइड बाय 2 करेंगे तो एक एवरेज बॉन्ड लेंथ आएगी जो 1.40 या 1.39 एंगस्ट्रम के करस्पॉन्ड बॉन्ड लेंथ आती है। तो ये एक एवरेज बॉन्ड लेंथ है। एरोमेटिसिटी ऑफ बेंजीन की बात करते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड का एक बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक गुण है। इसके लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि भाई कंपाउंड को साइक्लिक होना चाहिए, चक्रीय होना चाहिए। सारे के सारे जो एटम्स हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, यानी कि प्लेनर ज्योमेट्री अगर sp2 हाइब्रिडाइज होगा तो वो प्लेनर ज्योमेट्री को करस्पॉन्ड करेगा। हर एक एटम के पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है, जो p ऑर्बिटल होगा वो मॉलिक्यूलर प्लेन के परपेंडिकुलर होगा और ये p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करके एक पैरेलल ऑर्बिटल्स को जनरेट करेंगे जिसे कि हम डिलोक्लाइजेशन के नाम से जानते हैं। मतलब कि यहाँ पर जो भी एक इलेक्ट्रॉन होगा वो इलेक्ट्रॉन आपस में डिलोक्लाइज करके एक रिंग करंट को डेवलप करेगा जिसे हमने डिलोक्लाइजेशन कहा। साथ ही
इस कंपाउंड को, जो भी एरोमेटिक कंपाउंड होंगे, उनको 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल, जिसे कि हम हकल रूल के नाम से जानते हैं, इसको भी फुलफिल करना चाहिए। अब आप जब भी एरोमेटिक किसी कंपाउंड की एरोमेटिसिटी के लिए आप अगर बताना चाहेंगे कि एरोमेटिक है या नहीं है, तो आपको ये सारे पॉइंट इसी सीक्वेंस में उसके साथ मैच करने पड़ते हैं, उसको उस पर अप्लाई करने पड़ते हैं। कंपाउंड को साइक्लिक होना चाहिए, सारे जो एटम है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने चाहिए, और ज्योमेट्री प्लेनर होनी चाहिए, वहां पर डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और कंपाउंड के पास लास्ट में 4n+2 नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, जहां पर n इक्वल टू 0, 1, 2, 3। डिलोकलाइजेशन के बाद इस तरह से रिंग करंट बनती है, बेंजीन रिंग के अबव और बेंजीन रिंग के बिलो। ये बिलो द प्लेन है, ये अबव द प्लेन है। और यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको दिखाया गया, तो आपको दिख रहा होगा कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो एट द सेंटर पर, ये एनर्जी मीन्स ये एनर्जी को मेजर करता है, एनर्जी डेंसिटी। तो सेंटर में, इस पूरी रिंग के सेंटर में इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक रिंग के फॉर्म में दिखता है। एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स को देखते हैं। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो एरोमेटिसिटी के लिए दिए गए जो 4 पॉइंट्स हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किए थे, उन 4 पॉइंट्स में थे फर्स्ट 3 पॉइंट को फुलफिल करता है, लेकिन उनमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, हकल रूल को फुलफिल नहीं करते। जैसा दिख रहा है, कंपाउंड साइक्लिक है, सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, इसका मीन्स यहाँ पर प्लेनर ज्योमेट्री होगी, सबके पास एक एक पी ऑर्बिटल है, उसमें इलेक्ट्रॉन है, इसलिए डिलोकलाइजेशन भी यहाँ पर होगा। लेकिन जब हम इसको 4+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को देखते हैं, तो ये यहाँ पर 4+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को करस्पॉन्ड नहीं करता है। यहाँ पर n का वैल्यू 0, 1, 2, 3 ऐसा नहीं आता है, ये एक तरह से फ्रैक्शनल वैल्यू आती है, भिन्नात्मक संख्या आएगी, जो कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कहलाते हैं। इसी प्रकार नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स को देखते हैं। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो कि पीछे डिस्कस किए गए जो एरोमेटिसिटी के जो प्रॉपर्टीज थी, उनमें से दूसरी प्रॉपर्टी को फुलफिल नहीं करते, मीन्स कि वो कंपाउंड या तो प्लेनर नहीं होते हैं या उसमें डिलोकलाइजेशन नहीं होता। जैसा इसमें दिख रहा है, इस कंपाउंड में ये कार्बन sp3 है, ये sp3 है, बाकी sp2 है, तो पूरे रिंग पर एक प्लेनर ज्योमेट्री नहीं है, और प्लेनर ज्योमेट्री नहीं होगी तो डिलोकलाइजेशन नहीं होगा, इसलिए ये नॉन एरोमेटिक है। सिमिलरली इस कंपाउंड को देखने को आपको लग रहा होगा कि ये कंपाउंड प्लेनर है, तो इसमें डिलोकलाइजेशन भी है, लेकिन 4n+2 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसको एंटी एरोमेटिक होना चाहिए। नॉन एरोमेटिक इसलिए है ये कंपाउंड क्योंकि ये कंपाउंड नॉन प्लेनर है। ये जो साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन होता है, ये इस तरह से टब लाइक स्ट्रक्चर लेता है, और टब लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है, ये एक प्लेन पर एग्जिस्ट नहीं करता है। इस तरह से स्ट्रक्चर को करस्पॉन्ड करता है, एक डबल बॉन्ड, दूसरा डबल बॉन्ड, तीसरा डबल बॉन्ड और चौथा डबल बॉन्ड, ये नॉन प्लेनर ज्योमेट्री है। नोमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव्स की बात करते हैं। जो कई जो बेंजीन डेरिवेटिव्स होते हैं, उनमें हम बेंजीन प्रीफिक्स लगा के उनको नाम देते हैं, जैसे कि ब्रोमोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, मिथिल बेंजीन, 1-ब्यूटिल बेंजीन एटसेट्रा। कई कंपाउंड ऐसे हैं जिनका के नाम आईयूपीएसी नाम बहुत लेंदी होता है, तो उनको आईयूपीएसी ने उनके जो कन्वेंशनल नेम है उन्हीं को अडॉप्ट कर लिया। जैसे कि ये ऑर्थोजाइलिन है, इसका आईयूपीएसी नेम 1,2 डाइमिथिल बेंजीन होगा, ये मेटाजाइलिन है, पैराजाइलिन है, इनके नाम को इसी तरह से आईयूपीएसी ने अडॉप्ट कर लिया है। साथ ही जो सब्स्टिट्यूशन होता है, सब्स्टिट्यूटेड जो हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, इन एरोमेटिक कंपाउंड्स में सब्स्टिट्यूशन में अगर हम इसको आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो ये 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन है, ये 1,3 डाइनाइट्रो बेंजीन है, और ये 4 फ्लोरो एसिटोफिनॉन है। तो इन कंपाउंड्स का जो ट्रिवियल नेम या कन्वेंशनल नेम है, इसको हमने ऑर्थोक्लोरोबेंजीन कहा, इसको मेटानाइट्रोटोल्यूइन कह दिया, और ये हमारे पास है पैराफ्लोरो एसिटोफिनॉन। तो इन नाम को आईयूपीएसी ने एज इट इज अडॉप्ट किया हुआ है, क्योंकि इनके जो आईयूपीएसी नेम होते हैं वो काफी लेंदी हो जाते हैं। सिमिलरली अगर किसी एरोमेटिक कंपाउंड में बेंजीन रिंग में 3 सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं, 2 या 2 से अधिक 3 या 3 से अधिक सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं, तो उनकी जो नेमिंग होती है वो किस तरह दी जाती है कि हम जो लोएस्ट पॉसिबल नंबर है उसको देते हैं सब्स्टिट्यूएंट को, जो प्रतिस्थापन में होते हैं समूह यहाँ पर, जैसा यहाँ दिख रहा है। इसको हम किसी भी, अगर ये सिमेट्रिकल है तो किसी भी एटम को आप 1 दे सकते हैं, तो ये 1,3,5 ट्राइब्रोमोबेंजीन है। इसके केस में फिनॉल
फंक्शनल फिनोल एक कंपाउंड है, OH को प्रेफरेंस मिलेगी तो ये फिनोल मॉलिक्यूल हो गया, तो इसको हम 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल कहेंगे। जहां से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक पड़ता है, पास में पड़ेगा, वहां से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। हम इधर से नंबरिंग नहीं कर सकते, क्योंकि इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 पर पड़ रहा है, तो 4 6 हो जाएगा, जो कि सही नाम नहीं होगा। तब हम इसको नेमिंग देंगे 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल। सिमिलरली 3,5 डाइहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। उसी प्रकार से अगर बेंजीन में कोई अगर और ग्रुप सब्स्टिट्यूट है, तो बेंजीन को हम यहाँ पर फिनिल, ये जो यूनिट दिख रही है आपको, इसको हम फिनिल के नाम से जानते हैं, फिनिल ग्रुप कहते हैं इसको। तो 1 फिनिल ट्यूब्यूटाइन, जैसे कि दिख रहा है कि डाइफिनिल ईथर, एक फिनिल ग्रुप ये है, एक फिनिल ग्रुप ये है, डाइफिनिल ईथर है। 2 फिनिल इथेनॉल, ये इथेनॉल का मॉलिक्यूल है, 2 फिनिल ग्रुप ये हो गया। इसी प्रकार से अगर बेंजीन पर कोई CH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इस ग्रुप को हम बेंजाइल के नाम से जानते हैं, बेंजाइल ग्रुप कहते हैं। तो बेंजाइल ग्रुप के बीच एग्जांपल है, बेंजाइल ब्रोमाइड हो गया, बेंजाइल अल्कोहल हो गया। तो इस तरह से हम इसकी नेमिंग देते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ बेंजीन को पढ़ा, उसके स्ट्रक्चर को कैसे केकुले और मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटर्मिनेशन टेक्निक से देखा। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से हमने रेजोनेंस एनर्जी को कैलकुलेट किया कि इस तरह से रेजोनेंस एनर्जी होती है, उसके कौन कौन से फैक्टर होते हैं। और ये भी देखा कि केवल रेजोनेंस से ही हम बेंजीन की एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को डिस्कस नहीं कर सकते हैं। जो डिलोकलाइजेशन है वो मेनली रिस्पॉन्सिबल है बेंजीन की एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के लिए। जो 152 किलो जूल पर मोल की एनर्जी एक्स्ट्रा रिलीज हो रही है, वो बिकॉज ऑफ डिलोकलाइजेशन के कारण ही रिलीज हो रही है। और साथ ही हमने उसके बाद एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक को देखा। और फाइनली हमने नोमेनक्लेचर ऑफ एरीन, यानी कि बेंजीन और उसके जो होमोलॉग्स थे, उसके डेरिवेटिव्स थे, उनके नोमेनक्लेचर की क्या टेक्निक होती है, उसको हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट सेशन में हम बेंजीन की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे।